हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज ये क्लास होने वाली है सेकंड क्लास डीसी जनरेटर की। इससे पहले की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लिए थे, तो ये दूसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, क्योंकि ये क्लासेस सीरीज वाइज चल रही है। ये क्लास सेकेंड ईयर ट्रेड इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों के लिए है। तो आज की ये दूसरी वीडियो है। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, तो ये 16वां क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो आपने पोल तो सुना होगा, तो पोल का एक और साथी होता है इंटरपोल। तो इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है? तो वो होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में। हमेशा ही क्या रहेगा, वो आर्मेचर के साथ सीरीज में ही जुड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों, अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? जैसे कि आपने एक छड़ लेनी है और उसमें आपने कॉइल बांध दी और उसमें सप्लाई दी और वहाँ पर क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और बाद में उस सप्लाई को आप हटा लोगे तो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा मैग्नेट फील्ड रहेगी, तो उसको बोलते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व। तो इसमें बोला है अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो डीसी जनरेटर के अंदर आपने देखे होंगे दो पोल रखे होते हैं, एन और एस पोल। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और आर्मेचर घुमाया जाता है, तो वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है। तो वो क्या करता है, वोल्टेज का निर्माण करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण करे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? यहाँ पर ब्रश बोला है, ब्रश कौन से हैं, कार्बन ब्रश है। तो वो कहाँ पर लगे होते हैं, वो लगे होते हैं कम्यूटेटर के साथ। तो इसमें प्रतिरोध कहाँ पर मापेंगे, कम्यूटेटर के बीच। ब्रश कहाँ लगे होते हैं, कम्यूटेटर के साथ लगे होते हैं वो। इन दोनों के बीच में हम प्रतिरोध मापेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, किसी वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये जो x पर चिन्हित किया गया है, तो इसको बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगर नीचे वाले को पूछा जाता तो ये होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है? कंपाउंड जनरेटर दिया है, उसमें बोला है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा है। तो ये आपके पास फिगर है, तो यहाँ पर क्या बोला है, समानांतर में क्या जुड़ा है, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ। अगर ये आर्मेचर के साथ छोड़ के सीरीज के बाइंडिंग को भी कवर कर लेता तो ये होता हमारे पास लॉन्ग। तो इसने आर्मेचर को कवर किया है, तो ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित किया जाता है? तो पहले भी मैंने बता दिया था आपको। तो एक होती है हिस्टेरोसिस हानि और एक होती है ईडी करंट। देखिए, आर्मेचर किस चीज का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का। क्यों बनाया जाता है, ताकि हिस्टेरेसिस हानि को कम करे। और लेमिनेट क्यों किया जाता है, ईडी करंट को कम करने के लिए। जो लेमिनेट किया जाता है, जो उसकी पत्तियां होती है, उसका साइज 0.35 से 0.5 mm तक होती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भंवर धारा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो ऑप्शन दिए हैं, आर्मेचर धारा को कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, कम वजन की तो इसमें बात नहीं है, और टेम्परेचर। तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं है। तो इसमें बोला है आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है,
तो पहले देखेंगे हम आर्मेचर धारा कम करें। कम तो तब होगी जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध तो यहाँ पर बहुत कम है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। अगर ज़्यादा होता प्रतिरोध तो वोल्टेज हमारा विफल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज क्यों चलाना चाहिए? अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए घुमाया जाता है ताकि जो अवशिष्ट चुंबकत्व होते हैं उनकी रक्षा हो। ध्यान रखना है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसके जो चुंबकत्व होते हैं, मैग्नेटिज्म होती है, वो दो तरीके से समाप्त हो जाती है। या तो आपका जनरेटर लंबे समय तक बंद है या आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में नहीं घुमाएंगे तो आपके अवशिष्ट चुंबकत्व खो दोगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर क्या बोला है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ पर की जाती है? ये क्या है, पोल शू है, और ये पोल शू के यहाँ पर की जाती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग। क्यों की जाती है? तो देखिए, जो आर्मेचर के फ्लक्स है और पोल के फ्लक्स है वो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, तो वहां पर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो उसी को पूरा करने के लिए, उसी की भरपाई करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अगर जो फील्ड प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वोल्टेज विफल हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन देखना है, डिले ब्रश ये भी नहीं है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? तो आप देख सकते हैं फिगर, तो ये क्या जुड़ा है, जो फील्ड है वो आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा है, तो ये है शंट जनरेटर। अगर आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता तो वो होता श्रेणी जनरेटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था पोल शू के बारे में। तो पोल शू में एक होता है पोल शू और एक होता है पोल कोर। तो इसमें पूछा है पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है जो एयर गैप है, जो आर्मेचर है उसके ऊपर क्या फ्लक्स बढ़िया तरीके से प्रवाहित करे, फैलाए, वहां पर एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, पोल शू का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? यहाँ पर ध्यान देना है, जो एसी जनरेटर होगा उसके अंदर स्लिप रिंग लगाई जाती है और जो डीसी होगा वो उसके अंदर स्प्लिट रिंग लगाई जाती है। तो स्प्लिट रिंग का पूछा है, तो आपके पास एक फिगर है, देखिए ये क्या है, दो पोल है और बीच में रोटर को घुमाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में। तो रोटर के साथ हमने एक स्प्लिट रिंग लगाई है यहाँ पर साइड में ब्रश के साथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर घूम रहा है, रोटर में जितना ईएमएफ जनरेट होगा, जितना करंट बनेगा, तो स्प्लिट रिंग क्या करेगी, उस करंट को एक दिशा में प्रवाहित करेगी, करंट कलेक्ट करेगी, वो धारा को एक दिशा में एकत्रित करती है। तो ये है स्प्लिट रिंग का काम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर की है बात ब्रश। जो कम्यूटेटर के साथ लगे होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो वो होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर में अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? तो मैंने पहले आपको बता दिया था इसके बारे में कि जो जनरेटर होता है वो कब अपने चुंबकत्व खो देता है, या तो जनरेटर लंबे समय से नहीं चलेगा, या अगर उसकी दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो तब अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी,
रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। जो आर्मेचर होता है उसको हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दूसरी बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इस तरह से लगातार चलता रहेगा तो डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्लास को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।